Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Today we are starting our next lecture और इसमें हम सबसे पहले कुछ स्मॉल कंसेप्ट्स हैं और उसके बाद हमें जो मेजर टॉपिक इस लेक्चर में स्टार्ट करना है दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंस. ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने के पहले हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा गया है इफ 1 - 1/3. ये आपका मतलब कोरिलेटेड ही नहीं है एक तरीके से कह दीजिए सीक्वेंस सीरीज से. या आप अगर मान लो मेंटल एबिलिटी वाले या फिर जो मेंटल एबिलिटी भी ना कहो, सिंपल मैथमेटिक्स है. ठीक है, क्या कहा गया 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 ऐसे करके टर्म्स लिखी गई हैं. अगली टर्म क्या होगी 1/9 माइनस फिर 1/11 ऐसे करके इनफाइनाइट तक टर्म्स लिखी गई हैं और उनका सम बोला जा रहा है π/4 है. कैसे है उसके बारे में हमें नहीं सोचना. ठीक, तो हमें फाइंड आउट करना है. कैसे निकाल सकते हैं ये हमने इंटीग्रेशन वगैरह से आप निकाल सकते हो इस सीरीज का सम, लेकिन अभी हमें उसके बारे में नहीं सोचना है. फाइंड आउट करना है 1/1 × 3 + 1/5 × 7 ऐसे ही अगला 1/9 × 11 सिमिलरली अप टू इनफाइनाइट टर्म्स. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप कुछ भी सीक्वेंस सीरीज नहीं लगाएंगे तो भी ये सॉल्व होगा. ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा देखिए. आप क्या देख सकते हो, ये कैसे बना होगा, ये कैसे बना होगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है 1/5 - 1/7 और ये 1/5 × 7. मतलब अगर इन दोनों को क्लब करके मैं लिखूं और इन दोनों को क्लब करके लिखूं, इसका एलसीएम लेने पे ऐसा आएगा, इसका एलसीएम लेने पे ऐसा आएगा. तो आप क्या लिख सकते हो 2/1 × 3 प्लस 2/5 × 7 प्लस ऐसे ही 2/9 × 11 ऐसे करके आएंगे ना इनफाइनाइट टर्म्स, और उनका सम क्या होगा π/4. तो बस इसमें कौन सी यूपीजीपी है. अगर हम 2 बाहर निकाल लेते हैं तो 1/13 1/5 1/9 11 है ना, इंफिनिटी इज इक्वल टू π/4. तो आपके पास ये चीज निकल करके आ गई. ये कितना हो गया आपका 9 11. ठीक है, इन सबका सम कितना हो गया आपका π/8 के बराबर. तो ये आपका आंसर आ गया. ठीक, अब आइए अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या है. सेकंड क्वेश्चन में अब फिर से एक रिजल्ट दिया गया है. आपको सोचना है कि इस रिजल्ट को कैसे मैं यूज करूं और इसका आंसर निकाल दूं. ठीक है, आप 1/n⁴ का समेशन करने जाओगे तो नहीं होगा. सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 1/n⁴ ऐसा नहीं होगा कि हम n⁴ का समेशन लिख के रेसिप्रोकल कर दें. ये तो नहीं कर देंगे हम. ठीक है भाई, 1/n का सम और हमने n का सम किया और उसका रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों अलग अलग बातें हैं ना. ठीक है, एक बार आप कहते हो वही जैसे HP के लिए हमने बात की थी, मतलब एक बार आप कहते हो 1 + 2 + 3. ठीक है, और आपने अगली बार किया 1/1 + 1/2 + 1/3. ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो नहीं होंगे. ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पे आपको रिजल्ट यूज करना है. ये पहला वाला और सेकंड वाले मतलब जो फाइंड आउट करना है वो एक्सप्रेशन ट्राई करना है कि कैसे जनरेट किया जा सकता है. ठीक है, तो मैं सोल्यूशन कंटिन्यू करता हूं. आप देखिए, इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो रिजल्ट था इसमें हर एक टर्म प्रेजेंट थी. यहां पे सिर्फ ऑड वाले हैं, तो जो ऑड वाले हैं उनको अलग किया. तो आपके पास 1/1 की पावर 4 1/3 की पावर 4 1/5 की पावर 4 ये सब आपने अलग किए. साथ में बचा 1/2 की पावर 4 1/4 की पावर 4 1/6 की पावर 4 एंड सो ऑन. ये वैल्यू कितनी है आपकी π की पावर 4/90. ठीक, अब इसमें आप क्या देख सकते हो. अब आप कहोगे कि ये तो चलो निकालना था. ठीक है, ये इसका क्या करें. अब इसमें भी अगर आप देखो, अगर ये आपको निकालना था इसको मैं x बोल देता हूं. ठीक, प्लस यहां से देखो 1/2 की पावर 4 को अगर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या 1/1 की पावर 4 1/2 रेज़ टू पावर 4 1/3 रेज़ टू पावर 4 यही सारे टर्म्स बचेंगे. एंड दिस इज कमिंग आउट एज π/4/90. अगेन अगर आप देखो तो ये वाली चीज क्या है, ये तो वही है ना जो हमने स्टार्ट किया था ये. ठीक है, ये वही फिर से बन गया. तो आप इस रिजल्ट को एज इट इज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो x + 1/16. ठीक है, और ये आपका कितना था π/4/90 इज कमिंग आउट एज π/4/90. नाउ यू कैन फाइंड x. तो x will be equal to 15/16 into π/4/90, which suggests it is π/4/96. This will be the answer.
तो नेक्स्ट आइए देखते हैं एक स्पेशल केस। जैसे इस तरीके की आपके पास टर्म्स दी गई हैं और इसके एन टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये एपी तो नहीं है, जीपी भी नहीं है, कोई ये जीपी भी नहीं बन रही। अगर आप इसमें एक चीज देखो तो 4 10 का गैप 6, यहां पे 8, अगेन 10, अगेन 12, ऐसा करके। मतलब ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको मैं बोलता हूं, ये टर्म्स थे हमारे, ये है हमारा, इसको बोल रहा मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस आपके एपी में है, राइट। अगर आप फर्दर इसका डिफरेंस लो, 2 2 2, है ना, इन डिफरेंसेस का डिफरेंस लिया, इसको बोला मैंने सेकेंड ऑर्डर, ठीक। अब इसके आगे लोगे तो 0 आएगा, उसको लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। आगे लिखना चाहो लिखते रहो, 0 0 0, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहां तक हम रुक गए। जब हम कहां तक रुके, जब हमारा ऐसे डिफरेंसेस लेते गए कहीं जाके कांस्टेंट आने लग गया, उसके बाद लेंगे तो 0 आएगा, इसलिए हम आगे नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ यहीं तक रुक जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस था या फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस था, दैट वाज 6 8 10 12। हमें एपी यहां से दिखा। अब हमने देखा कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस लिखें, दैट विल बी सेकेंड, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस लिखें तो दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका 2 2 2, ये आपने टर्म्स लिख दी। अब अगर आपको इनका जनरल टर्म बताना है तो जनरल टर्म कैसे बताएं, इसका एक स्पेशल ट्रिक है जो कि आपके लिए बड़ा यूजफुल रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के हिसाब से, ठीक है। कैसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो टीएन को nth टर्म कैसे लिखो, कुछ बाकी सबको भूल जाओ, इसको 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 याद रखो बस, ठीक। कैसे, फर्स्ट टर्म 4 प्लस 4 को एज इट इज रख दिया, ठीक, 4 प्लस 6 इंटू, इसके साथ लगा दो n-1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, या फिर फैक्टोरियल छोड़ो क्योंकि 11th में भी लोग समझ रहे हैं तो आप समझ लो इस चीज को। ये आपने लिख दिया 6 इंटू n-1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू, ये 4 यूज किया, फिर 6 यूज किया, फिर 2 यूज करोगे, 2 इंटू, इस बार 2 लिख दो, यहां पे आपने सिंगल n-1 लिखा था, इस बार आप 2 चीजें लिख दो, n-1 n-2, और जितने n ऊपर हैं उतना ही नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दो। बात समझ में आ रही है, क्या बोला गया, tn इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इंटू n-1, एक n की टर्म लिखी, एक नीचे 1, यहां पे 2 n की टर्म लिखी, नीचे 1 इंटू 2। ऐसे ही अगर आगे भी लिखते तो 3 n की टर्म्स ऊपर होती, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। इन डिवीजन इट वुड हैव बीन मल्टीप्लीकेशन 1 2 3, ठीक है। तो अब आपके पास ये tn आ गया आपका, ठीक है। इसके आगे आप लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, इसके आगे के गैप्स मतलब 0, तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं। सो tn विल बी लाइक दिस, ये आपका tn आ गया जनरल टर्म, कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। क्या था, आपने लिखना शुरू किया डिफरेंसेस को, ठीक है। अब मैं इसको जनरलाइज करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास a1 a2 a3 a4 ये सारे टर्म्स थे सपोज, ठीक। आपने डिफरेंसेस निकाले, आपको कुछ नहीं दिख रहा था क्या सीरीज है, तो आपने डिफरेंस निकाला, इसको बोलोगे आप फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस b1, आपका डिफरेंस मतलब क्या, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये निकाल रहे हो। दिस इज b2 मान लो बोल दिया, अगेन दिस इज b3, अगेन दिस इज b4, राइट। फिर अभी आपको यहां पे कुछ नहीं मिला, अभी आपको नहीं समझ में आया क्या चल रहा है, फिर से आपने डिफरेंस लिया, सपोज अब ये क्या बोला जाएगा, सेकेंड डिफरेंस, c1 c2 c3 एंड सो ऑन। फिर मान लो यहां पे आपको दिखा, मान लो कि ये AP दिख रही है, तो आप एक और लिख लो, D1 D2, ठीक है। और अगर ये EP रही होगी C1 C2 C3, तो इनके डिफरेंसेस कैसे आए होंगे, कांस्टेंट आए होंगे, तो मैं इसको कांस्टेंट मान रहा हूं DD। अगर डिफरेंस अभी कांस्टेंट नहीं आया तो और नीचे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली इतने में आपका काम हो जाएगा, थर्ड डिफरेंस तक आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब ये आपने लिखा अभी तक, अब इसका जनरल टर्म कैसे लिखूं, तो जनरल टर्म के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये और ये, बस ये 4 टर्म्स देखने हैं। सो tn विल बी रिटन एज a1 एज इट इज प्लस b1 के साथ क्या लिखोगे आप, एक n की टर्म, वो क्या होगी n-1, डिवीजन में 1, प्लस
C1 यहां पे 2n लिखो, n-1 n-2, और जितने n है उतना नीचे मल्टीप्लीकेशन 1 into 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट D इसके साथ लिख दो n-1 n, अब यहां पे सिंगल n था, यहां पे 2n, यहां पे 3 टाइम्स है n-3 तक, और आपने 3n ऊपर लिखे हैं तो नीचे आपको 3 तक मल्टीप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे 0 आने लग गया तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आगे कुछ और आता तो आप लिख देते e इंटू, इस बार n-1 n-2 n-3 के साथ n-4 लिखना होता, और नीचे भी आपको 1 2 3 4 का प्रोडक्ट करना होता। तो खैर आपका काम यहीं तक चल जाएगा हमेशा। ये आपका जनरल टर्म आ गया। अब जनरल टर्म आ गया, Sn भी लिख लें, तो Sn का भी बड़ा आसान सा शॉर्टकट है। आप इसको अगर याद रख लो तो Sn में कुछ है ही नहीं। Sn में क्या करना है, हर जगह n बढ़ाते जाओ, मतलब ये A1 है इंटू n लिख दो, प्लस B1 है ना, यहां पे भी n एक बढ़ा दो, n-1। ठीक है, n बढ़ा दिया तुमने, और अब 2n हो गए ना ऊपर, तो नीचे 1 into 2, जितने n है उतना ही नीचे मल्टीप्लीकेशन होगा। फिर देखो C1, यहां पे भी एक n बढ़ा दो, n-1 n-2, और नीचे ऊपर 3n है तो नीचे भी 1 2 3, प्लस D इंटू, यहां पे भी आप n मतलब n बढ़ा रहे हैं हम, n हमने अपनी ओर से यहां लगा दिया, n-1 n-2 n-3, कितने n हो गए ऊपर, 4, तो नीचे क्या लिखोगे, 1 into 2 into 3 into 4, this will be our Sn. So this is Tn and Sn. ठीक है, तो आपके पास जैसे ये Tn आया था, अब इसका Sn लिखना है तो कोई मेहनत की बात नहीं, Sn will be equal to 4n लिख दो, प्लस, ठीक है, n है मतलब नीचे 1 रहेगा। ठीक है, एक n है ना तो नीचे एक 1 भी लगा दिया, खैर उससे कोई बात नहीं है, 1 लगाओ चाहे ना लगाओ। आगे देखो 6, एक n लगाया तो 2n बन गए ऊपर, तो नीचे 1 into 2 आएगा। फिर देखो यहां पे 2, एक n लगाना पड़ेगा, n-1 n-2, ऊपर 3n बन गए तो नीचे 1 2 3 आ जाएगा, ये आपका Sn हो गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस हो गया। क्या है ये पूरा केस, क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, ये टॉपिक जहां से स्टार्ट किया है वहां पे, केस 1। इस केस में क्या है, इफ kth ऑर्डर डिफरेंस इज कांस्टेंट, किसी ऑर्डर पे जाकर के जब हम ऐसे डिफरेंस निकालते गए किसी एक मोमेंट पे पहुंच के वो kth ऑर्डर डिफरेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और उसके आगे डिफरेंस लेना शुरू किया, 0 आने लग गया, तो हम ये मेथड यूज करेंगे Tn और Sn निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या टॉपिक लिखना है आपको, इफ kth ऑर्डर डिफरेंस, kth मतलब ये वेरी कर सकता है, कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, तो इफ kth ऑर्डर डिफरेंस इज कांस्टेंट देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला Tn एंड Sn एज इट इज। ठीक है, कैसे आ रहा है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, इसका मेथड एक लेंदी अप्रोच भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से वो उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, Tn और Sn निकाल सकते हो। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। आपको मान लो nth टर्म भी निकालना है और सम भी निकालना है। ठीक है, तो आप देखो 5 12 31 68 129, so gap is 7 then 19 19 then 37 37 then 61। ठीक है, अभी कुछ नहीं समझ में आया, 12 18 24 कुछ समझ में आया, फिर यहां 6 6। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस था, ये आपका सेकंड डिफरेंसेस थे, है ना, ये आपके सेकंड डिफरेंसेस थे, ये आपके थर्ड डिफरेंसेस थे। ठीक, अब आप Tn लिखोगे तो क्या लिखोगे, आपको बस ये और ये 4 यूज करने हैं। तो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 7, क्या लिखा, n-1, एक n है नीचे 1, प्लस 12, यहां 2, n-1 एंड n-2, तो नीचे भी 1 into 2, फिर 6, यहां 3n, n-1 n-2 n-3, और नीचे 1 into 2 into 3, ऊपर 3n तो नीचे 1 into 2 into 3। Sn की बात कर लेते हैं, Sn को क्या लिखेंगे, तो Sn कैन बी रिटन एज, हर जगह n लगाते जाओ, एक n लगा दिया तो नीचे 1, 7n n-1, 2n हो गए तो नीचे 1 into 2, 12n n-1 n-2, 3n लिख दिए,
तो नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस देखिए 6, एक और n लगा दो, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और नीचे ऊपर 4n तो नीचे भी 4। ठीक है, ये आपका tn और sn का एक्सप्रेशन हो गया। तो ये था हमारा केस 1, जहां पे किसी एक ऑर्डर पे पहुंचते पहुंचते डिफरेंस कांस्टेंट हो जा रहे थे और उसके आगे 0 बनने लग रहे थे। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं जिसमें कि हमारे पास ऐसे कांस्टेंट नहीं बन रहा बल्कि डिफरेंसेस जब ये जीपी बनाने लग जाएं, उस केस में क्या करेंगे, वो हमारा केस 2 है। तो नेक्स्ट केस अपन लेते हैं व्हेन kth ऑर्डर डिफरेंस इज जीपी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो वैसे इसका मीनिंग लिखने के पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं और उसको एग्जांपल के थ्रू हम समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर kth ऑर्डर डिफरेंस आपका पहली बार kth ऑर्डर में जाकर के जब आप kth डिफरेंस लो तो वो जीपी आने लगे, पहली बार जब जीपी आने लगे, ठीक है, उसको के बोलना है, क्योंकि एक बार डिफरेंस जीपी आने लग गया तो उसके बाद हमेशा जीपी आता रहेगा, आपको उसके बाद नहीं आगे बढ़ना, आपको पहली बार कहां पे जीपी वाला डिफरेंस मिल गया है वो चीज आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो आप देखो अगर kth ऑर्डर डिफरेंस जीपी है तो tn को कैसे लिखा जाएगा, tn विल बी समथिंग लाइक a इंटू r रेज टू पावर n प्लस k माइनस 1th डिग्री पॉलिनोमियल। अब बात हुई कि ये सब ठीक है, लेकिन था क्या, k क्या है, r क्या है, a क्या है, n क्या है, सब चीजें बात करते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन को हम लेते हैं जैसे 3, 6, 11 है ना, 3, 6, 11, 20, 37, 70, मान लीजिए ये सीरीज हमने ले ली। ठीक है, और हमने कहा कि इसका जनरल टर्म निकालिए। ठीक, तो अब इसका जनरल टर्म निकालने के लिए हम देखें अगर तो ना तो एपी है ना जीपी है ना एजीपी है, ये बात क्लियर है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस लिखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस आपका कितना आया, यहां से 3, यहां से 5, यहां से 9, यहां से 17, यहां से 33। फिर आपने फिर से डिफरेंसेस लिए 2, 4, ठीक है, 8, 16। अब आपको दिख रहा है यहां तक तो नहीं, लेकिन जैसे ही आप सेकंड डिफरेंस पे गए आपको जीपी मिल गई है। ये सारे डिफरेंसेस कैसे हैं, जीपी में हैं। अब आप इसके आगे जाएंगे तो इसके आगे भी आपको जीपी मिलती रहेगी, लेकिन हमें मतलब इसके आगे देख सकते हो ना, ये 2, 4, 8 ये सब जीपी में ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन हमें पहली बार कहां पे मिला था जीपी, वहीं पे रुक जाना है, उसके आगे की बात नहीं करनी। ठीक है, तो इसका मतलब आपने कहा कि यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इज इन जीपी। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इज इन जीपी। ठीक है, तो अब आप देखिए आपका k कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब आप tn के बारे में बात करिए, tn क्या होगा, तो tn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n। यहां पे a अभी आपका अननोन है। ठीक है, r क्या है, r आपका ये जो जीपी आपको मिली है इस जीपी का कॉमन रेशियो, तो इस जीपी का कॉमन रेशियो 2 और रेज टू पावर n तो रहेगा ही रहेगा, a इंटू 2 रेज टू पावर n। ठीक है, प्लस k इक्वल टू 2 लिखा तो मतलब फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, इसका मतलब यही है ना, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल कैसा होगा, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बता दो। अब ए चूंकि यहां पे यूज कर चुके हैं तो इसको मान लेता हूं मैं कुछ bn प्लस सी टाइप। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया कि ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल जो है आपका कुछ bn प्लस सी के टाइप का आएगा और ये आपकी जनरल टर्म हो गई। ठीक है, लेकिन अभी दिक्कत थी, ए बी सी सभी अननोन है, इनको निकालना भी पड़ेगा। तो अब यहां पे प्रोसेस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। टीएन मतलब क्या हुआ, अभी तक आपने क्या किया, आपने देखा कि पहली बार कौन सा डिफरेंस जीपी बन रहा है, सेकंड डिफरेंस जीपी बन रहा है, दैट मींस के की वैल्यू फिक्स हो गई 2। अब इसका मतलब हुआ आप इस जीपी का कॉमन रेशियो और ऑब्जर्व कर लो, तो इस जीपी का कॉमन रेशियो आपका आर देगा। ठीक है, ठीक है, कॉमन रेशियो इज आर। ठीक है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो आर हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा, a इंटू 2 की पावर n प्लस फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। ए बी सी अभी आपके अननोन है, ए ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टर्म ले लिया। ठीक है, ए अभी आपका अननोन है, बी और सी अननोन है। ठीक है, अब अपन आते हैं इनको डिसाइड कैसे करेंगे। तो अब इनके लिए थोड़ा सा आपको इक्वेशन सॉल्विंग करनी पड़ेगी। जैसे
आप फर्स्ट टर्म की बात करेंगे तो t1 आएगा। t1 आपका कितना है 3 है, और आप यहां पे n को 1 रखो तो 2a प्लस b प्लस c। सिमिलरली t2 की बात करें तो n इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना आएगा 6, तो 4a है ना, n को 2 रखा, 4a प्लस 2b प्लस c। t3 की बात कर लो 11, n को 3 रखा, 8a प्लस n को 3 रख रहे थे ना, हाँ 3b प्लस c। अब आप देखो यहां से आपके पास 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स, आपकी एबीसी की वैल्यू निकल जाएगी क्या? तो आप इन तीनों को सॉल्व करके एबीसी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इन तीनों को सॉल्व करके आप एबीसी फाइंड आउट कर लो। तो देखते हैं कितना आ रहा है एबीसी। तो अब इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं कहूं 2 में से 1 का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो 4a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है, तो माइनस c आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक है, अब आते हैं, अगर c 0 हो चुका है तो हमारे पास यहां से कितना था, यहां से था 4a प्लस 2b की बात करें तो दैट इज 6, अगर c 0 रख दिया तो, और थर्ड वाले में c को 0 रखा तो 8a प्लस 3b इज 11। ठीक है, अब आप यहां से देख लीजिए, इसको अगर मैंने थर्ड कह दिया, इसको फोर्थ कह लिया, तो विच मीन्स कि 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8a कैंसिल, 3b माइनस 4b इज माइनस b, 11 माइनस 12 इज माइनस 1, सो b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो आपका tn क्या बना, tn आपका इफेक्टिवली बन गया a कितना था आपका, a निकाला था, अभी नहीं निकाला, ठीक है, b इक्वल टू 1 रख दो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज ऑल्सो कमिंग एज 1। ठीक है, तो tn इज इक्वल टू कितना हो गया 1 इंटू 2 रेज टू पावर n प्लस bn, b कितना था आपका 1 था, प्लस c तो जो है 0 हो गया है, तो इसको हटा ही दिया, तो tn आपका कुछ इस तरीके का है। ठीक है, 2 रेज टू पावर n प्लस है, तो अगर tn आपका ये है तो आप Sn निकाल सकते हो। Sn निकालने का प्रोसेस क्या होगा, समेशन ओवर tn, एंड विच इज समेशन ओवर 2 रेज टू पावर n प्लस n, which gives you summation over 2 raised to power n plus summation over n। ये क्या है बताया था, 2 raised to power n मतलब एक जीपी लिखी हुई है, जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 2 raised to power 1 होगा, कॉमन रेशियो कितना होगा 2 होगा, तो 1 माइनस 2 raised to power n अपॉन 1 माइनस 2 प्लस समेशन ओवर n इज n प्लस 1 बाई 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पिछली बार था फर्स्ट केस में, वहां पे हम tn भी फॉर्मूले से बता सकते थे, sn भी फॉर्मूले से बता सकते थे, यहां पे नहीं, यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है। क्या, tn तो आप लिख लोगे, उसके लिए इक्वेशन सॉल्विंग करनी पड़ेगी, और sn समेशन ओवर tn होगा। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं ये a जो है वो फर्स्ट टर्म नहीं है, a इंटू मतलब ये जीपी का r तो है, यहाँ पे जीपी का r तो है, लेकिन ये जीपी की फर्स्ट टर्म नहीं है, a इंटू आर रेज टू पावर n प्लस के माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये वाला आपका कंसेप्ट हो गया कि आप दोनों केसेस को एनालाइज कर सको, जिसमें टर्म्स आपको दिख तो रहे हैं लेकिन ना तो आपको क्लियर कट पैटर्न पता चल रहा है, ना ही वो एपी लग रही, ना जीपी लग रही है, ठीक है, ना एजीपी लग रही है। ऐसे केस में आप केस 1 और केस 2 को भी एक बार रिकॉल कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वीएन मेथड या फिर इसी को लोग बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो अभी हम पहले मेथड ऑफ डिफरेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर के बोल रखा था कि आपका अराउंड 90% जो पोर्शन है वो तो आपका प्रोसीजरल है बट इस चैप्टर के अंदर, लेकिन 10% जो आपके पास स्कोप रहेगा 10% क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस का, हिट एंड ट्रायल का। ठीक है, तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस के अंदर ही हिट एंड ट्रायल भी आता है, लेकिन अभी हम फिलहाल प्रोसीजरल क्वेश्चंस की बात करेंगे, हिट एंड ट्रायल पे हम बाद में आएंगे जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे लास्ट पोर्शन में, सीक्वेंस सीरीज के लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी आप देखिए सबसे पहले मेथड ऑफ डिफरेंस में हम वीएन मेथड की बात कर रहे हैं। वीएन मेथड का मतलब क्या है कि ये कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजरल फॉर्म है, एक तरीके से कहिए मेथड ऑफ डिफरेंस का। ठीक, इसमें किस तरीके के केसेस डील कर सकते हैं वो हम पहले बता लेते हैं। यहाँ पे हमने पहला पार्ट लिया है कि अगर आपकी सीरीज कुछ इस तरीके की दी गई हो, किस तरीके की,
1 अपॉन a1 इंटू a2 अप टू ar। आपके पास r टर्म्स है, यहां भी आपके पास, अब इस बार देखिए यहां a1 से स्टार्ट करके ar तक गए थे, यहां पे आप a2 से स्टार्ट करके ar+1 तक जा रहे हो। a2 a3 सभी प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। फिर a3 a4 ar+2 और अप टू an से स्टार्ट करके ऐसे ही आपने r टर्म्स लिख दिए। हर बार r टर्म्स लिखे हुए हैं और सारे प्रेजेंट हैं। a1 से स्टार्ट किया तो r तक के बीच में सारे टर्म्स, 2 से स्टार्ट किया तो r+1 तक बीच में सारे टर्म्स, 3 से स्टार्ट किया r+2 तक बीच में सारे टर्म्स। अगर ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। अभी हो सकता है लोगों को समझने में दिक्कत हो रही हो थोड़ी सी, थोड़ा सा वेट करो। अभी बस आप ये पैटर्न एनालाइज करो और इसको जब हम एग्जांपल में करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई समेशन दिया गया है जहां सारे टर्म्स कैसे हैं, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आपका 1 है, एग्जैक्टली अगर यही फॉर्म रहे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एज्यूम कर सकते हो कि Vn, सॉरी पहले तो Tn लिखो, है ना, कि इसका जनरल टर्म क्या होगा। जनरल टर्म मतलब nth टर्म क्या होगा, यही है ना। तो nth टर्म आपका आ जाएगा an इंटू an+1 इंटू an+2 अप टू an+r-1। यही आपका जनरल nth टर्म है। इस सीक्वेंस का पैटर्न एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका nth टर्म है। अगर ये Tn है तो आप क्या करना है, आपको एक टर्म एज्यूम करना है Vn, ठीक है, एज्यूम Vn, ठीक है। और कैसे एज्यूम करें, इस पर्टिकुलर केस में आप कैसे करेंगे एज्यूम, जब इस तरीके का Tn हो तो ऐसे केस में आप फर्स्ट टर्म अवॉइड कर दो और बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख दो। मतलब आप Vn को एज्यूम करो, इसमें फर्स्ट टर्म an दिख रहा है, an को आप नेग्लेक्ट नहीं, उसको रिमूव कर दो और बाकी का जो पोर्शन है an+1 an+2 अप टू an+r-1, ठीक है, ये आप एज इट इज लिख दो। ये आपका Vn आ गया। अब Vn को कैसे यूज करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम केवल देख रहे हैं कि Tn क्या लिखा जाएगा और उस केस में Vn क्या होगा। तो आपने क्या किया, Tn से Vn बनाने के लिए आपने बस फर्स्ट टर्म अवॉइड कर दिया, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी नंबर्स के टर्म में हम डील करेंगे तो चीजें और इजी दिखेंगी। यहां पे केवल बस ये समझिए कि Tn क्या था और Tn के इस केस में Vn कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। आपको एक चीज, सॉरी, अवॉइड फर्स्ट टर्म, ठीक है, अवॉइड फर्स्ट टर्म को आपने हटा दिया, ठीक। अब एक और चीज देखिए, इसमें एक कब सिचुएशन एक और एनालाइज कर लेनी चाहिए। आपके पास यहां एक टर्म लिखी होगी, यहां एक टर्म लिखी होगी, यहां एक टर्म लिखी होगी और यहां एक टर्म लिखी होगी, ऐसा है। तो अब आप सुनिएगा ध्यान से, जब आप जैसे यहां पे कुछ लिखा है n+2, मान लो an था आपका n+2, अब आप n की जगह n+1 रखो तो आपको अगली टर्म मिलनी चाहिए। फिर उसमें n+1 पुट करो n की जगह पे तो अगला टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। n की जगह पे n+1 पुट किया इस एक्सप्रेशन में आपने n की जगह n+1 पुट किया तो अगला एक्सप्रेशन जनरेट होना चाहिए। फिर इसमें आपने n+1 पुट किया तो अगला एक्सप्रेशन जनरेट होना चाहिए। फिर आपने इसमें n+1 पुट किया तो अगला एक्सप्रेशन जनरेट होना चाहिए। इस तरीके की चीज लगातार फॉलो होती रहनी चाहिए, तभी हम ये मेथड अप्लाई करने जाएंगे। नहीं तो पहले हम उसको अपने रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिक्वायर्ड फॉर्म क्या है, वही जो हमने कहा अभी कि अगर आप n की जगह n+1 रखते हो तो अगली टर्म मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आना पड़ेगा, ठीक है। कैसे ले आएंगे वो अपन देख लेंगे अभी, ठीक। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, अभी तक आपसे सिर्फ दो चीजें समझने के लिए कही गई हैं। हमने कहा है कि हम इस तरीके का जब सीक्वेंस लेंगे, इस तरीके का पैटर्न जब लेंगे, हमारा nth टर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में हर बार r टर्म्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऐसे में आपने इसको मतलब Tn लिखा और Tn लिखने के बाद आपने सबसे पहले ऑब्जर्व ये करना है कि जो सारे टर्म्स लिखे गए हैं n की जगह n+1 पुट करने पे अगला बनता है या नहीं। वहां पे n+1 पुट करें तो अगला बनना चाहिए, यहां पे n+1 पुट करें तो अगला बनना चाहिए। n की जगह पे n+1 पुट करने पे अगला टर्म क्रिएट होते रहना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक। अभी हमने कहा कि अगर ऐसा Tn है तो ऐसे केस में आप Vn को कुछ इस तरीके का एज्यूम कर सकते हो। किस तरीके का, फर्स्ट टर्म रिमूव कर दो, बाकी का बचा हुआ पोर्शन आपका Vn कहलाएगा, ठीक है। तो आपको
ये पॉइंट आप मार्क आउट कर लो, ये पॉइंट आप हाईलाइट करके वहां पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी प्लेस n plus 1 instead of n, then we should get next term. Again, अगर हम n की जगह n plus 1 रखें, we should get next term. Again, if we are replacing n by n plus 1, then we are getting next term. This pattern should always follow. ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए. ठीक, तो ये आपका मैंने थ्योरी तो बता दी इसकी, और इसी तरीके से एक और फॉर्म है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बी फॉर्म. मतलब इस बार आपका समेशन है, समेशन ऑफ सीरीज ऑफ फॉर्म. क्या फॉर्म है? वन अपॉन नहीं इस बार, a1 a2 a3 अप टू ar. मतलब अब आप डिनोमिनेटर में नहीं है, अब आप न्यूमरेटर में है. ठीक है, यहां पे 1 अपॉन डिनोमिनेटर में था, यहां पे न्यूमरेटर की बात चल रही है. प्लस a2 a3 a4 अप टू a2 a3 a4 अप टू ar प्लस 1. ठीक, और नेक्स्ट आप देखिए एक बार, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे. नेक्स्ट आपके पास लास्ट में बचेगा an प्लस 1 अप टू an प्लस r माइनस 1. ये आपके सारे टर्म्स हो गए. ठीक है, अगर आपका समेशन कुछ इस तरीके का है, फिर से वही बात, जब आप tn की बात करोगे तो tn आपका क्या आएगा? an प्लस 1 an प्लस 2, ठीक है, अप टू an प्लस r माइनस 1. ये आपका nth टर्म होगा. ठीक, अब इसमें आपको क्या देखना था? फिर से वही बात, n की जगह जब आप n प्लस 1 प्लेस करो तो अगली चीज, फिर इस एक्सप्रेशन में आप n की जगह n प्लस 1 अगर प्लेस करते हो तो ये वाला एक टर्म बनना चाहिए. यहां पे अगर आप n प्लस 1 प्लेस करते हो तो नेक्स्ट टर्म बननी चाहिए. ये पैटर्न फॉलो होते रहना चाहिए. ठीक, और ऐसे केस में आप vn एज्यूम करोगे. vn एज्यूम क्या करोगे? तो आपको एक्स्ट्रा टर्म ले लेनी है. पिछली बार क्या किया था आपने? फर्स्ट टर्म को रिमूव कर दिया था. यहां पे एंड में एक एक्स्ट्रा टर्म ले लो. मतलब an प्लस 1 an प्लस 2 और an प्लस r माइनस 1 तक था ही. ठीक है, और जो लास्ट वाला टर्म है उसमें n को आप रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से. लास्ट वाला जो टर्म है उसमें आप n की जगह पे n प्लस 1 प्लेस कर दो. तो जब आप वो रखोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा टर्म मिल जाएगी विच विल बी कॉल्ड an प्लस r. ठीक है, जो कि इसके जस्ट आगे वाली टर्म. ठीक है, तो ये आपका इस केस में vn हो जाएगा. इसमें हमने लिखा था अवॉइड फर्स्ट टर्म, यहां पे हम लिख दे रहे हैं इंक्लूड अनदर एक्स्ट्रा टर्म. ठीक है, एक और एक्स्ट्रा टर्म हमने क्रिएट कर. ठीक है, लास्ट तक में जाकर के लास्ट यही कर रहे थे ना, n की जगह n प्लस 1 रख रहे थे तो ये बन रहा था, फिर n प्लस 1 पुट करते थे तो ये बनता था. ऐसे ही यहां पे अगर हम n प्लस 1 पुट करेंगे तो उसके बाद वाली एक टर्म क्रिएट हो जाएगी. तो ये आपका समेशन ऑफ सीरीज रहा इस फॉर्म का. ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि सिंपल, जैसे ये तो हमने बहुत an इस तरीके की अलजेब्रिकल बातें कर ली. अब क्वेश्चंस के फॉर्म में किस तरीके से इस कंसेप्ट को यूज किया जाएगा वो डिस्कस करते हैं. और अगर ये हमारा एग्जैक्ट ऐसा ही फॉर्म में नहीं दिया गया है क्वेश्चन, तो मैनिपुलेट करके उसे कैसे इस फॉर्म में ले आएंगे वो भी हमें डिस्कस करना है. तो एक छोटे से क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये अपना टॉपिक. और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4. नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 1 अपॉन 4 इंटू 5. ठीक है, इस तरीके से करके आपको n टर्म्स का एडिशन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले tn लिखने से स्टार्ट करो. ठीक है, tn क्या होगा? tn आपने लिख लिया, क्या है? यहां देखो, पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा. 1 यहां पे, 2 यहां पे, 3. ठीक है, तो nth टर्म में हमारे पास पहले प्लेस पे जो आएगा वो क्या होगा? इस 1 2 3 वाले एपी का या फिर इस पैटर्न का nth नंबर होगा, विच इज n. फिर 2 3 4 इस तरीके से n टर्म में n प्लस 1. तो tn आपका आ गया 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1. ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा था? आपको बोला जा रहा था, आप एक चीज अब देखिए पहले कि ये एक्चुअली हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में है या नहीं. तो रिक्वायर्ड फॉर्म में कैसे पता चलता है? ऊपर 1 है, खुश. ठीक है, ऊपर कोई कांस्टेंट मतलब कोई n की टर्म नहीं है, केवल 1 ही है ना. और डिनोमिनेटर में देखो n को अगर n प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो ये टर्म बन जाएगी. n की जगह n प्लस 1 रखोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी ना. यही तो चाहिए था. an अगर ये है तो अगला क्या हो? an प्लस 1 हो.
मतलब ये अगर n है तो आप इसमें n की जगह n+1 रखो, ये वाली टर्म बन रही है। तो जब ये टर्म बन गई इसका मतलब Vn मेथड कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली। नाउ व्हाट वी कैन डू अबाउट Vn, व्हाट वी शुड एज्यूम। तो Vn आपका क्या आएगा, Vn के लिए आपने क्या कहा था इस तरीके के केस में, आपने कहा था अवॉइड फर्स्ट टर्म। तो अवॉइड फर्स्ट टर्म मतलब n को आप अवॉइड करो, रिमेनिंग पोर्शन आप एज इट इज लिख दो। तो Vn इज 1/n+1। अब आप ये पोर्शन तो हमने ऑलरेडी थियोरेटिकली पढ़ रखा था, अब हम समझते हैं Vn को यूज कैसे करेंगे। आप Vn के अलावा एक और टर्म ले लो, ठीक है, Vn-1। Vn-1 का मतलब क्या हुआ, इस n को अगर आप n-1 से हर जगह रिप्लेस कर दो तो Vn-1 बन जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ n यू हैव टू सब्स्टिट्यूट n-1। So n-1 plus 1, it is coming out as n. So Vn-1 is 1/n. Vn is 1/n+1. Now we have to find, अगर आप ऐसा कर ले तो आप बस यही आपको करना है कि Vn और Vn-1 इसके डिफरेंस के फॉर्म में आपको Tn से कोरिलेट करना है। मतलब Vn और Vn-1 का आपको डिफरेंस निकालना है एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ Tn। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टेप यही है कि फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ Vn एंड Vn-1 एंड ट्राई टू रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ Tn। तो आप देखो क्या हो रहा है यहां पे, 1/n+1 ये आ रहा है आपका, आप इसको एलसीएम वगैरह लो, कितना आएगा ये, दिस इज -1/n इंटू n+1, करेक्ट। अब आपको ऐसे तो लिखना नहीं था, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस टर्म इन फॉर्म ऑफ Tn। तो ये क्या चीज लिखी हुई है, ये -Tn लिखा हुआ है ना, -Tn। सो दिस होल एक्सप्रेशन इज -Tn। सो Vn-1 is -Tn। So Tn can be written as Vn-1 minus Vn। फाइन, ऐसा लिख सकते हैं। Tn आपका Vn और Vn-1 के डिफरेंस के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि यहां 2Tn आ जाए, कई बार ऐसा हो सकता है यहां 10Tn आ जाए, ये हो सकता है। ठीक है, तो Tn आपने लिख लिया Vn-1 और Vn के डिफरेंस के फॉर्म में। अब आप n को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। n इक्वल टू कहां से स्टार्ट हो रहा था, 1 से स्टार्ट हो रहा था। तो T1 इज V0 minus V1, T2 is V1 minus V2, T3 is V2 minus V3 और सिमिलरली Tn is Vn minus 1 minus Vn। करेक्ट, अब इनका एडिशन कर दिया, एडिशन किया तो इधर तो आपका Sn आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर देखो आप V1 V1 कैंसिल, V2 V2 कैंसिल, तो ऐसे आपके पास बचेगा क्या, इधर V0 बचेगा और यहां पे Vn बचेगा। सो Sn इज कमिंग आउट एज V0 माइनस Vn। सो सम ऑफ n टर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, सम ऑफ n टर्म्स में आपका Sn जो था कितना हो गया, वो V0 माइनस Vn एंड V0 इज व्हाट, V0 मतलब n को 0 पुट कर दो, n को 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, दिस इज 1/1 माइनस Vn। Vn क्या था आपका 1/n+1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, यहां से एलसीएम वगैरह ले लो, n/n+1। ये आपका Sn हो गया। ठीक है, इसी में कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है अप टू nth इनफाइनाइट टर्म। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट टर्म। तो अप टू इनफाइनाइट टर्म के लिए अभी जो रिपीटर वाले लोग हैं वो लोग आसानी से अब इसको समझ सकते हैं कि हमेशा अगर इनफाइनाइट टर्म्स की बात की जाए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की, ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कैसे निकालेंगे ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, 11th और रिपीटर दोनों लोग इसको ध्यान से सुनेंगे कि अगर आप इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल रहे हो तो आप क्या करो, हमेशा Sn निकालो और Sn पे आप अप्लाई कर दो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn। ठीक है, सो दिस इज कमिंग आउट एज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n/n+1। दिस इज करेक्ट मेथड, जो प्रोसीजरल मेथड है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये आप रिपीटर्स अच्छे से समझ सकते हो, जो 13th बैच है हमारा। ठीक है, तो लिमिट n/n+1 ये आपका 1 के बराबर आ जाता है, ये आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी के लिए हम फिलहाल 11th वाले बच्चे इसको इस तरीके से ही समझे कि आपके पास एक तरीके से क्या है, ये कैंसिलेशन होता जा रहा है और जब हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो जब इनफाइनाइट तक जा रहे हैं
तो हमारे पास क्या होगा, ऐसा कोई लास्ट टर्म तो बचेगा नहीं, इनफाइनाइट मतलब हमेशा नीचे चलता ही जा रहा है सिलसिला, कैंसिलेशन ऐसे ही चलता जा रहा है, तो ऐसे केस में आपके पास सिर्फ v0 बचेगा और ये वाली चीज आप लेते जाओ नीचे नीचे लेते जाओ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जब आप n को बहुत बड़ा नंबर लोगे तो आपके पास ये वाली चीज कैसी हो जाएगी, जीरो की तरफ जाएगी कि नहीं, 1 ये बहुत बड़ा नंबर तो ये जीरो की तरफ जाएगा, और जब ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू किधर जाएगी, 1 की ओर जाएगी, तो आपका आंसर इसलिए 1 आएगा। अभी आप ऐसे समझ सकते हो इसे, ठीक है। करेक्ट मेथड क्या है, तो करेक्ट मेथड यही है कि आपको जब भी इनफाइनाइट टर्म्स का किसी भी केस में आपको आंसर निकालना हो सम, तो आप क्या करो, n टर्म्स का समेशन निकालो और उस पर अप्लाई करो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। लेकिन चूंकि लिमिट का कंसेप्ट आपने अभी पढ़ नहीं रखा है 11th, ठीक है, तो इसलिए आपको अभी इस तरीके से ये चीज एक्सप्लेन की जा रही है, ठीक है। लिमिट आप पढ़ लोगे तो फिर आप भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है कि आप Sn निकालो और उस पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपका मेथड रहा। क्या किया आपने, पहले आपने देखा कि क्या मैं vn लिख सकता हूं कि नहीं, मतलब n की जगह n+1 वगैरह रखने पे अगली टर्म्स बनती जा रही हैं या नहीं, तो n की जगह n+1 रखा, ये बन गया, बस रुक गए। तो vn 1/n+1, फर्स्ट टर्म अवॉइड कर दिया, vn-1 इज 1/n। तो अब हमने क्या किया, vn और vn-1 के डिफरेंस को निकाला और उसको कोरिलेट किया tn से, और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया n = 1 2 3 4 अप टू n, इधर से एडिशन Sn, इधर से एडिशन v0 - vn। लास्ट में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये इनफाइनाइट टर्म्स वाली जो कहानी अलग से बताई गई है, ठीक है। तो अपन लेते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस इससे, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, एक दो थोड़े और ज्यादा कैलकुलेटिव एग्जांपल्स लेते हैं। इसके क्वेश्चन जो होते हैं उनमें कैलकुलेशन ही थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है, बट कहीं अटकना पड़ जाए हमें, इसका स्कोप बड़ा कम है। तो नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन ले लो, 1/123 + 1/234 + 1/345 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लो एक और एग्जांपल के तौर पे, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो उनमें आप मतलब खुद से ट्राई करना। अभी आप देखो इसका आप tn क्या लिखोगे, तो tn आपका क्या आएगा, आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, 1 2 3 nth टर्म में n, 2 3 4 nth टर्म में n+1, ठीक है, फिर 3 4 5 nth टर्म में n+2। सो tn इज 1/n n+1 n+2, दिस इज आवर tn। ये बात ठीक है। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि जब हम n की जगह n+1 रखेंगे, ये आपका टर्म है फर्स्ट टर्म, इसमें आप n की जगह n+1 पुट करो, ये बन रहा है, ठीक। फिर आप इसमें n की जगह n+1 पुट करो, ये बन रहा है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब ऐसे केस में आप vn एज्यूम कर लो, vn आपका कितना आएगा, फर्स्ट टर्म आप अवॉइड कर दो, तो 1/n+1 इंटू n+2, और क्या करना है, vn-1, ठीक है, vn-1 इंट्रोड्यूस करो। सो vn-1 इज 1/n, मतलब n की जगह आप क्या करोगे, n-1 पुट करोगे, vn ये था, vn-1 के लिए आप n की जगह n-1 पुट करोगे, तो n-1 जब आप n की जगह रखे तो ये क्या बन गया, n बन गया, और इसमें जब आप n की जगह n-1 रखे तो n-1 + 2 दैट इज n+1, राइट, ठीक है। तो vn और vn-1 आ गए। अब आपको क्या करना था, vn और vn-1 का डिफरेंस लेना था। सो vn - vn-1 इज इक्वल टू 1/n+1 n+2 - 1/n n+1। अब आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि 1/n+1 इज कॉमन, ठीक है, या फिर एलसीएम से समझ लो, एलसीएम से ही समझ लेते हैं, है ना। एलसीएम आपका n+1 n+2 आएगा ही आएगा, सो इट इज -2/n n+1 n+2, ठीक है। अब इसको तो आपको ऐसे लिखना नहीं था, आपको इन टर्म्स ऑफ tn लिखना था, तो tn क्या है आपका, ये था, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -2tn, ठीक है। तो अब आप tn को लिखो, tn आपका कैसे लिखा जाएगा, हाफ vn-1 - vn, सही है, tn इज इक्वल टू हाफ vn-1 - vn। अब वही फिर से स्टार्ट हो गए, n की जगह 1 रखा, 1/2 v0 - v1, t2 इज 1/2 v1 - v2, ठीक है, अप टू tn 1/2 vn-1 - vn, ठीक है।
Vn माइनस वन माइनस Vn। अब आप ऐड कर लो, तो जब आप ऐड करोगे तो आपका Sn आएगा एंड Sn इज हाफ, इधर कैंसिलेशन वगैरह होता रहा और लास्ट में बचा क्या, ये कैंसिल है ना, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, V नॉट माइनस Vn, सो इट इज V नॉट माइनस Vn। ठीक है, सो Sn इज कमिंग आउट एज हाफ V नॉट मतलब n की जगह 0 रख दो तो इट इज 1/1 into 2, 0 रखने पे है ना, माइनस Vn, सो इट इज 1/n plus 1 n plus 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो जो भी है। ठीक है, अब अगर इसी में s इंफिनिटी आएगा तो आप कैसे समझेंगे, s इंफिनिटी का मतलब होगा कि जब n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये वाली चीज कैसी हो जाएगी, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा ऊपर 1, तो ये वाली चीज 0 को टेंड करने लगेगी और ऐसे केस में हम बोलेंगे कि आंसर क्या होगा हमारा, हाफ और साथ में 1 into 2, क्योंकि बाकी चीज तो आपका 0 को टेंड कर रहा था। ठीक है, टेंड कर रहा था मतलब फिर से वही है, 11th में आप ऐसे समझ लो कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे आप पे बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी रख रहे हो ना, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो, बहुत बड़ा नंबर अगर ले रहे हो तो ये क्वांटिटी आपकी बहुत छोटी होती जाएगी ओवरऑल, ठीक है, और 0 की तरफ टेंड करेगी। तो आपका आंसर यहां से इनफाइनाइट सीरीज के लिए कितना आ जाएगा, 1/2 into 1/2 दैट इज 1/4। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी अब स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर Tn से, Tn इज इक्वल टू 1/1, फिर ये 3 फिर 5, तो nth टर्म में क्या आएगा, 135 वाली एपी का 135, इस एपी का nth टर्म, तो nth टर्म कितना होगा इस एपी का 2n-1, ठीक है, फिर 3 5 7 इस एपी का nth टर्म 2n+1, फिर 5 7 9 है ना, 5 7 9 इस एपी का nth टर्म दैट इज 2n+3, ये आपका Tn था। अब फिर से आप चेक करो कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में n की जगह n+1 सब्स्टिट्यूट कर दो, बगल वाली चीज मिल रही है ना, ठीक, फिर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में आप n की जगह n+1 सब्स्टिट्यूट कर लो, फिर से बगल वाली चीज मिल रही है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब ऐसे में हमें Vn लिखना शुरू करना चाहिए, सो Vn शुड बी 1/, ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, बाकी दो रिमेनिंग 2n+1 into 2n+3, दिस इज योर Vn एंड Vn-1, ठीक है, Vn-1 कितना आ जाएगा आपका, तो Vn-1 इज 1/, आप क्या करोगे, n की जगह n-1 पुट कर दो, तो n की जगह आपने n-1 पुट किया तो कितना आया, ये आपका आ गया 2n-1 और ये आ गया आपका 2n+1। अब आपका अगला काम Vn और Vn-1 का डिफरेंस निकालना और उसको Tn से कोरिलेट करना, तो Vn minus Vn-1 is 1/2n+1 2n+3 minus 1/, इधर से 2n-1 2n+1, एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम लिया तो 2n-1 2n+1 2n+3 आएगा, ठीक है, और इधर से आपके पास बचेगा कितना, 2n-1 minus 2n+3 मतलब -4/2n+1, 2n-1 भी था, ठीक है, 2n-1 2n+1 एंड 2n+3, राइट, ये सही है क्या, हाँ ठीक है। अब ये आपका डिफरेंस आया, आपको ऐसे लिखना नहीं है, आपको इसको Tn से कोरिलेट करना है, तो Tn यहां पे देख लो, इट इज -4Tn, सो Tn कैन बी रिटन एज 1/4 Vn-1 minus Vn, ठीक है, Tn इज इक्वल टू Vn-1 Vn और ये 1/4 लग गया। अब आप शुरू हो जाओ, T1 इज इक्वल टू 1/4 V0 minus V1, यहाँ पे T2 इज इक्वल टू 1/4 V1 minus V2, है ना, ऐसे करके Sn तक, तो आपके पास Sn कितना आएगा, 1/4 कॉमन, इधर कैंसिलेशन होने लग गया, V0 यहां से बचेगा और लास्ट में आपके पास बचा रहेगा Vn, सो Sn इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स V0 माइनस Vn, अब रख दो वैल्यू 1/4 V0 मतलब n को 0 रखेंगे इसमें,
तो n को 0 रखा तो कितना आया 1/1 इंटू 3 माइनस 1/vn कितना आ गया 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें कह सकते हो कि अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट सीरीज का सम रहा तो फिर से वही बात, ये वाली चीज जब इनफाइनाइट सीरीज आप लोगे तो n अगर आप बहुत बड़ा नंबर ले रहे हो तो ये क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी और आंसर आपका कितना होगा 1/4 1/1 इंटू 3। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर इनफाइनाइट सीरीज। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है 4/123 प्लस 5/234 प्लस 6/345 अप टू n टर्म्स। ठीक है, इसका आपको एडिशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप पहले खुद से एक बार देखो टर्म क्या बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक, तो tn देखो आप क्या बन रहा है, tn इज 4 5 6 है ना। अब आप न्यूमरेटर देख सकते हो, न्यूमरेटर आपका 1 नहीं है, इस बार थोड़े से चेंजेस हुए हैं। तो 4 5 6 यहां से आपने कहा कि इसका न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो ये kp फॉलो हो रही है। इसका nth टर्म क्या आएगा, इसका nth टर्म आपका आ जाएगा n प्लस 3। करेक्ट, फिर डिनोमिनेटर पैटर्न फॉलो किया 1 2 3 n 2 3 4 n प्लस 1 और सिमिलरली 3 4 5 से n प्लस 2। तो ये आपका tn है। अब tn है, n की जगह n प्लस 1 रखें, अगली चीज यहां पे n प्लस 1 रखें, अगर n को सब्स्टिट्यूट करके n की जगह पे n प्लस 1, तो ये अगली चीज। लेकिन ऊपर हमारा 1 नहीं है या ऊपर हमारा कोई कांस्टेंट रहता तो भी हम कर सकते थे कि भाई 3 टाइम्स ऑफ समथिंग रहता, मान लो n नहीं रहे सिर्फ 3 रहे, तो भाई तुम 1/n n प्लस 1 n प्लस 2 का आंसर निकाल लो, उसका 3 टाइम्स कर दोगे तो आ जाएगा रिजल्ट, कोई उसमें थोड़ी दिक्कत है। भाई ABC और 3a प्लस 3b प्लस 3c में कितना ही डिफरेंस होता है, 3 टाइम्स की ना, बस a प्लस b प्लस c और 3a प्लस 3b प्लस 3c 3 टाइम्स का ही डिफरेंस आएगा, तो उससे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। दिक्कत किसकी वजह से हो गई, इस n की वजह से। अब इसका क्या करें, ठीक है, तो अब इसके लिए आप देखो, इसके लिए अगर आप ट्राई करोगे ऊपर 1 बनाने का, तो 1 बनाने के लिए आप कैसे सोच सकते हो, 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जैसे भी चाहो, आप किसी ने मन किया n/n n प्लस 1 n प्लस 2 ऐसा मैं करूंगा, प्लस 3/n n प्लस 1 n प्लस 2 ऐसे आपने स्प्लिट कर दिया, कर सकते हैं। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, n n कट गए, ये आपका बचा 1/n प्लस 1 n प्लस 2 और प्लस 3/n n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक, तो इफेक्टिवली आपका एक क्वेश्चन जो था वो 2 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि आप Sn का मतलब क्या होगा, Sn विल बी इक्वल टू 1/n प्लस 1 n प्लस 2। इसका आप अलग से Vn मेथड लगाओ, प्लस 3 टाइम्स समेशन ओवर 1/n n प्लस 1 n प्लस 2, इसका आप अलग से Vn मेथड लगाओ। ठीक है, आपने ऑल दोनों सॉरी ये वाला तो नहीं सॉल्व किया है, ये वाला तो आप सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको करना तो प्रोसीजर पड़ेगा ही, फिलहाल के लिए भले ही आप आंसर लिख दो पीछे से कॉपी में देख के, ठीक, लेकिन यहां पे आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हो कि n प्लस 1 n प्लस 2 वो पर सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो आप Vn मेथड लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली इसको भी आप Vn मेथड लगा करके सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आप देखो क्या होगा, इसका मैं आगे पार्ट नहीं कर रहा हूं, ये पार्ट आपने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, तो आप वहां पे देख सकते हो। बाकी इस पोर्शन को अगर मैं देखूं, इसका मुझे अलग से आंसर निकाल लेना चाहिए, तो इसका आंसर निकालने के लिए मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं कि मुझे Vn क्या लेना। अब मैं क्या देखूंगा, पहले तो इस n की जगह n प्लस 1 रखूंगा, तो ये टर्म मिल रही है, हाँ मिल रही है, n की जगह n प्लस 1 अगली टर्म मिल गई, तो इसका मतलब सब ठीक है। ठीक है, ऊपर 1 भी था, तो Vn विल बी इक्वल टू, फॉर दिस केस Vn डैश मान लेता हूं मैं, इसको Tn डैश मान लेता हूं इस टर्म को। ठीक है, तो Vn डैश विल बी इक्वल टू 1/n प्लस 2। ठीक है, इसी तरीके से Vn माइनस 1 डैश इज इक्वल टू 1/n की जगह n माइनस 1 रख दो, n प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको एडिशन निकालने में आओ, तो Vn डैश माइनस Vn माइनस 1 डैश इज इक्वल टू माइनस 1/n प्लस 1 n प्लस 2, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2।
So this is your minus Tn dash, and now Tn dash can be written as Vn minus 1 minus Vn. ठीक है, अब आप ऐड कर लो तो Sn आपका कितना आ जाएगा, इस पोर्शन का एडिशन, Sn डैश कह लिया इसको मैंने, तो Sn डैश आपका आ जाएगा कितना आता था, आपका T1 में क्या दिखेगा, T1 में आपका दिखेगा 0 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2, तो V0 डैश माइनस लास्ट में Vn डैश, तो V0 डैश n की जगह 0 पुट कर दो तो आपके पास 1/2 आ गया, माइनस Vn डैश 1/n+2 आ गया, सो इट इज n/2 इंटू n+2। ये आपका Sn डैश हो जाएगा, ये आपका करेक्ट Sn डैश है। मतलब आपने इस पोर्शन का आंसर निकाल लिया, इस पोर्शन का आप पहले ही निकाल चुके थे, अगर नहीं निकाले होते तो आपको इसका भी फिर से निकालने बैठना पड़ता, ठीक है, Bn मेथड लगा करके। तो Sn आपका फाइनली दिस टर्म जो आपने अभी निकाला प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस होल टर्म, ये आपका करेक्ट आंसर होगा इस केस में, ठीक है। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहेगा तो आप लिमिट से सोच सकते हो एक बार को। बाकी इसमें और कोई खास बात बताने वाली तो एज सच तो और कुछ खास नहीं है। हाँ, एक चीज आप और ऑब्जर्व कर सकते हो, आप चाहते तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, हमने इसको n+3 ऐसे स्प्लिट किया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकते थे, ऐसा स्प्लिटिंग भी पॉसिबल है, n+2 और नीचे n+1 n+2 +1 अपॉन n+1 n+2, ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि n+2 साफ, यहां बचा क्या, ये आपका टर्म है ना, जैसे Tn आपने लिख लिया यहां से 1/n n+1 + 1/n n+1 n+2, ठीक है। ये आप Tn को जैसे आपने यहां एक्सप्रेस किया है उसकी जगह आप चाहो तो ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते थे, ठीक है, तब भी आपकी सारी कंडीशंस मीट होती, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सोचे, मेथड 3 में सोचूंगा क्या, n+1 अपॉन n+1 n+2 +2 अपॉन n+1 n+2, तो अब थोड़ी दिक्कत है क्या, क्योंकि ये तो n+1 साफ हुआ और यहां से आया 1/n n+2, ठीक है, और जो दूसरी टर्म थी 2/n n+1 n+2, इसको कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाली चीज को कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह आप n+1 रखो, बगल वाली चीज मिल जाएगी, फिर यहां पे n+1 रखो, n की जगह पे ये टर्म बन जाएगी, ये खुश है। लेकिन इसको दिक्कत है, क्योंकि n की जगह आपने n+1 रखा तो n+2 नहीं बन पा रहा, n की जगह n+1 रखो, यहां पे जो टर्म है क्या वो बन गई, क्या नहीं बनी, इसका मतलब कि ऐसे केस में आप Vn डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या करेंगे उसको, वो हम आगे के एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमने कहा कि मेथड 3 शुड नॉट बी एप्लीकेबल, आप इसको लिख लो और इसमें प्रॉब्लम भी मार्क कर देना कि इस वजह से हम मेथड 3 अवॉइड करेंगे, कर सकते हैं उससे थोड़ा सा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा, लेकिन मेथड 1 और मेथड 2 हम आसानी से इस तरीके से स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। Tn लिखोगे ऊपर 1 3 5 nth टर्म में 2n - 1, ठीक है, फिर यहां पे 1 2 3 तो n, फिर 2 3 4 n+1 3 4 5 n+2, ये आपकी टर्म हो गई Tn, ठीक है। दिखा में दिक्कत क्या, डिनोमिनेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर को प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर में आपका 1 नहीं है, ठीक है, 2n - 1 है, तो फिर से इसको स्प्लिट करने बैठ गए, हमने ऐसे लिख दिया इसको, इस बार मान लो 2n + 2 - 3, 2n प्लस, बल्कि ऐसा लिख देते 2n + 4 - 5, ऐसा n+1 n+2, यहां भी n+1 n+2, ठीक है। तो हुआ क्या, 2 टाइम्स n+2 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 साफ, बचा क्या हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ n n+1 -5 अपॉन n n+1 n+2, ये आपका फॉर्म बन गया, ठीक।
अब अगर आप सोचो कि Sn निकालना है तो Sn विल बी समेशन ओवर Tn। समेशन ओवर Tn अगर आप करो तो ये 2 तो जैसे एक बार लिख लो 2 टाइम्स n प्लस 1 समेशन ओवर 5 टाइम्स n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, तो ये 2 तो बाहर निकाल सकते हैं ना, तो इस 2 को बाहर निकाल के यहां लिख दिया 1 यहां पे, और ये 5 भी बाहर निकाल सकते हैं, यहां 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन में होता था ना, समेशन की प्रॉपर्टीज में। अब आप देखो, अब आप सोचो ये वाला पोर्शन ये आप कर चुके हो, ये वाला पोर्शन ये भी आप कर चुके हो, तो बस आंसर लिखने की बात है। अगर आपने नहीं किया होता तो अब आपको सब कुछ सॉल्व करने बैठना पड़ता। ठीक है, तो अभी आप इसके लिए 2 टाइम्स, इसका आंसर मुझे याद तो नहीं है बट आपने लिख रखा है, उसको लिख लीजिए। -5 टाइम्स ये वाला समेशन भी आपने सॉल्व कर रखा है, वो भी आंसर आप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक, तो हम थोड़ा और मैनिपुलेशन अपना अमाउंट बढ़ाते हैं, और इस बार आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप खुद से सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक, इसका मैं अगर जनरल टर्म लिखूं तो जनरल टर्म विल बी 3 4 5, nth टर्म क्या होगा इस AP का n प्लस 2, नीचे 1 2 3, सो n 2 3 4 n प्लस 1, 4 5 6 n प्लस 3, ऐसा है। अब दिक्कत क्या हुई, दिक्कत दिखी, दिक्कत ऊपर नीचे दोनों है, n प्लस 2 हो गया एक तो। ठीक है, चलो न्यूमरेटर वाले को तो हमने स्प्लिट करना सीख लिया था, लेकिन डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम हो गई। n की जगह n प्लस 1 रखेंगे तो ये बनेगा, लेकिन अब जब हम n प्लस 1 रखेंगे तो क्या बनना चाहिए था n प्लस 2, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है n प्लस 3 लिखा हुआ है। इस टर्म में आप n प्लस 1 रखोगे तो बनना क्या चाहिए था, n प्लस 2 बनना चाहिए था, बट हियर इट इज n प्लस 3, और चूंकि n प्लस 3 है इसलिए हम इस फॉर्म में vn मेथड नहीं लगा सकते। तो क्या करें, आता हमें vn मेथड है तो हम फॉर्म चेंज करके इसको vn वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या था, उसके लिए जरूरी था कि बीच में n प्लस 2 रहे, तो डाल दो। कैसे डालोगे, n प्लस 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने n प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नीचे आपके पास सारे टर्म्स n प्लस 1 n प्लस 2 एंड n प्लस 3 सभी बन गए। अब डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम खत्म, अब डिनोमिनेटर की एक बार प्रॉब्लम खत्म हुई तो अब हम न्यूमरेटर के बारे में सुकून से सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहां से क्या आएगा, कैसे स्प्लिट करें। ठीक है, तो आप इसको पहले तो ओपन ही करके लिख लेते हैं, दिस इज n स्क्वायर प्लस 4n प्लस। अब इसको कैसे स्प्लिट करके लिखें कि हमारा इन सब में भी दिक्कत ना होए और उस मतलब डिनोमिनेटर भी अजीब सा ना होने लगे, फिर से मैनिपुलेशन की रिक्वायरमेंट ना पड़े और हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाए। ठीक, तो देखते हैं यहां पे क्या यूज कर सकते हो आप ऐसे यूज कर सकते हो, आपने मान लीजिए कैसे भी मतलब कोई खास दिक्कत की बात तो नहीं है, बट थोड़ा स्मार्टली अपन अप्रोच करना चाह रहे हैं इस चीज को। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ठीक है, एक n साफ होगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन चेंज कर देते हैं सो दैट कि हमारे पास टर्म कम से कम बनानी पड़े। ठीक है, और ये चीज का ध्यान रखना है, मतलब सिंप्लीफाई होने के बाद ये कैंसिल मतलब बीच की टर्म्स ना गायब हो, बीच की टर्म्स गायब होंगी तो फिर आपका ये ऐसा ही लफड़ा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो अगर आप इसमें से n और n प्लस 3 का कॉम्बिनेशन ऊपर से निकाल लेते हो, n स्क्वायर प्लस 3n मान लो, और नीचे आपने सब कुछ रख लिया n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ठीक, और प्लस आपने एडिशन में डाल दिया, n स्क्वायर प्लस 3n तक पहुंच गए थे, आपके पास बचा हुआ अभी क्या है n प्लस 4। ठीक है, n प्लस 4 आप रहने दो वहां, और इसको लिख लो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ठीक है, अभी भी देख सकते हो n स्क्वायर प्लस 3n, ये और ये तो साफ हो गए। ठीक है, तो उधर से आया क्या 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, आप कर चुके हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड या थर्ड लास्ट क्वेश्चन में, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ना, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, ये आप निकाल चुके हो, वही चीज आ गई। प्लस देखो
प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी भी इसमें दिक्कत है, ऊपर n दिख रहा था, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ऊपर वाली n को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम इसको n+3 और प्लस 1/n+1 n+2 n+3 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो आप देखो n+3 n+3 साफ हो गया, बचा क्या 1/n n+1 n+2। ठीक है, और एक ये था ही, तो ये और आ गया 1/n n+1 n+2 n+3। ठीक है, अब आपका ये पूरा Tn हो गया। ठीक, अब Sn आते हैं। Sn विल बी इक्वल टू समेशन ओवर 1/n+1 n+2। तो फॉर्चुनेटली आपने ये क्वेश्चन तो कर ही रखा है, तो आप उसका आंसर यूज कर लीजिए, आप उसका प्रोसीजर यूज कर लीजिए, आपके पास ऑलरेडी ये पार्ट ऑलरेडी सॉल्व है। प्लस समेशन ओवर 1/n n+1 n+2, तो ये भी आपका पार्ट ऑलरेडी सॉल्व है, इसको भी आप सोल्यूशन लिख सकते हो, इसका सोल्यूशन कह लो, आंसर लिख लो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, सोल्यूशन लिख के करना ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लस समेशन ओवर लास्ट टर्म 1/n n+1 n+2 n+3। ठीक, तो ये तो दोनों आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। अब बात किसकी बची, इसकी। ये आपको बेसिकली सॉल्व करना है। इसका समेशन जो भी क्वेश्चन था, मान लिया मैंने S1 वहां से आ रहा था, S1 लिख दिया। यहां से मान लो समेशन जो भी क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो S2 वो आपने लिख दिया। S3 आपको निकालना है, जो कि ये समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो S3 आपको निकालना है। तो S3 कैन बी रिटन एज ये पूरा का समेशन, है ना। तो अगर आपके पास ये टर्म है, ठीक है, और इस समेशन, इसका समेशन निकालना है, तो आपके पास VN मेथड इस पे अप्लाई कर सकते हो। n की जगह n+1 रखा, ये बन गया। इस n की जगह n+1 रखा, ये बन गया। इस n की जगह n+1 रखा, ये बन गया। ठीक है, तो और ऊपर 1 है, तो VN मेथड अप्लाई किया जा सकता था। तो इस पोर्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका VN क्या लिखूंगा, 1/n+1 n+2 एंड n+3। ठीक, VN -1 इज 1/n की जगह n-1, सो n+1 n+2। ठीक है, अब Vn और Vn -1 के डिफरेंस के फॉर्म में इस Tn को एक्सप्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब आपका Tn ये सब नहीं लेकर के चलना है कि ये भी Tn था, ये भी Tn था, ये सब तो आप निकाल चुके हो। आप सिर्फ इस पार्ट के समेशन पे फोकस करो, इसको एक नया क्वेश्चन मान करके सॉल्व करो, और इसका जो आंसर आए और वो आंसर आप यहां पे S3 की जगह पे रख देना। तो Vn और Vn -1 का डिफरेंस लिया 1/, कितना आ जाएगा, -3, इसको मैं Tn डैश बोल देता हूं, तो दिस इज -3 Tn डैश। आपको Tn डैश से ही मतलब था, इधर का तो पोर्शन आप निकाल चुके थे, Tn के ये दो पार्ट्स आप कर चुके हो, सिर्फ इतने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो Vn - Vn -1 इज इक्वल टू -3 Tn डैश। दैट मींस कि Tn डैश कैन बी रिटन एज 1/3 Vn -1 माइनस Vn। ठीक है, तो आप Sn यहां से निकाल सकते हो, इसका भी, है ना। तो Sn नहीं, मतलब इसको मैंने नाम क्या दिया है, S3 दिया है। तो S3 यहां से आपका सम निकल आएगा, और वो सम आपको यहां पे आंसर में लिख देना है। ठीक, तो यहां पे बेसिकली हमने क्या देखा, न्यूमरेटर की स्प्लिटिंग और साथ में डिनोमिनेटर का मैनिपुलेशन, दोनों एक साथ आपके दे दिए गए हैं। ठीक है, तो वैसे तो मतलब इतना लेंदी होने की चांसेस कम है, बट फिर भी अगर आता है क्वेश्चन तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स के पेपर में आप जेईई एडवांस के अंदर कभी भी लेंदी चीजें, लेंदी पेपर, लेंदी ऑप्शंस आप एक्सपेक्ट करना। तो नेक्स्ट आपको एक Tn दिया गया है और इसका Sn निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, बट थोड़ा मैनिपुलेशन सोचिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि ये चीज क्या लिखी हुई है। ठीक है, तो ट्राई कीजिए इसको खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, मैं सोल्यूशन पार्ट इसका स्टार्ट करता हूं। Tn आपका गिवन था, आपने Sn निकालना था, लेकिन अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास पता नहीं क्या क्या ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल्दो अगर आपको FOM1 वाले फैक्टराइजेशन से याद हो, जो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, तो आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते थे n² + n+1 n² - n+1। ये आपके फैक्टर्स थे न्यूमरेटर के, और डिनोमिनेटर इज n × n³ + 1, है ना, यही लिखा गया है। n³ + 1 कैन फर्दर बी फैक्टराइज्ड, a³ + b³ वाला फैक्टराइजेशन कर दो, सो इट इज n² - n+1।
नाउ दीज टू टर्म्स आर कैंसिल्ड। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ था, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, इन डिनोमिनेटर इट इज n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, है ना। n स्क्वायर प्लस n को ऐसे लिख दिया, ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। सो दिस इज योर tn। व्हाट विल बी Sn, summation over tn, summation over 1 plus 1 upon n into n plus 1। so this is summation over 1 plus summation over 1 upon n plus 1। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक, तो summation over 1 कितना आएगा, n आ जाएगा। ठीक है, 1 को n टाइम सम करोगे n आ जाएगा, प्लस यहां से ये वाला पार्ट तो आपने सॉल्व कर ही लिया था, दिस वाज समथिंग लाइक कितना था, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। तो ये आपका कुछ n अपॉन n प्लस 1 आया था क्वेश्चन में, हमने उसी रिजल्ट को फिलहाल डायरेक्टली यूज कर लिया। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या याद करना था, बस फैक्टराइजेशन। जैसे ही फैक्टराइज कर लिया और सही तरीके से स्प्लिट कर लिया, आपके पास सारी रिक्वायर्ड टर्म्स क्रिएट हो जाएंगी। एक और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास 1 अपॉन 1 क्यूब, सेकेंड टर्म इज 1 प्लस 2 अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म इज 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू nth टर्म। ठीक है, ये आपको एडिशन फाइंड आउट करना है। तो ट्राई बाय योरसेल्फ। सॉल्यूशन, तो अब आप यहां पे tn लिखोगे। tn क्या आएगा, tn में आपका न्यूमरेटर क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, अप टू n। ठीक है, सेकेंड टर्म था 1 प्लस 2, थर्ड टर्म था 1 प्लस 3, तो n टर्म है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। डिनोमिनेटर इन्हीं सब का क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ये आपका tn है अभी। ठीक है, और इस पूरे का समेशन आपको करना है। तो आपको पता था कि ये वाला फॉर्मूला मुझे मालूम है, ये वाला फॉर्मूला भी मुझे मालूम है। तो ऊपर बना n प्लस 1 बाई 2 और डिनोमिनेटर आपका आया n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओवरऑल क्या चीज आ गई, ओवरऑल आ गया 2 अपॉन n प्लस 1, राइट, 2 अपॉन n प्लस 1, ये आपका एक्सप्रेशन आया। अब आपको क्या करना था, ये tn सिंप्लीफाई होके आ चुका है, Sn आप निकाल लो, Sn इज समेशन 1 अपॉन n प्लस 1, और ये आप निकाल चुके हो। तो 2 इसका समेशन आया था 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो वीयर मेथड स्टार्ट किया था वहां पे 2 केसेस की बात की थी, ए और बी। ए जब हम डिनोमिनेटर में थे, बी जब हम न्यूमरेटर में थे। अभी हमने डिनोमिनेटर वाले सारे केसेस अभी डिस्कस किए हैं। एक आध और भी हमें अभी मैनिपुलेशंस इस फॉर्म के, और उसके अलावा जो हमारा बी पार्ट था, जब हम a1 a2 इन सबको न्यूमरेटर में कंसीडर करते थे, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।